Hi friends, in this session, on continuation of previous session, that is chapter number 8, D and F block element. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3D ब्लॉक के कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, दैट इज स्कैंडियम से लेकर Zn तक. तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद 21 फर्स्ट एलिमेंट दैट इज कॉल्ड स्कैंडियम. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज आर्गन कोर 4s2 3d1. अकॉर्डिंग टू बॉक्स डायग्राम अगर आप चेक करोगे, दिस इज योर 4s ऑर्बिटल, दिस इज योर 3d ऑर्बिटल. सो 4s2 and 3d1. Next is titanium, argon core 4s2 3d2, that is 4s2 and 3d2. After titanium, third is vanadium, that is 23, argon core 4s2 3d3. So 4s2 and 3d3. So it is really very easy to remember also, that is 2 1 21, 2 1 21, 2 2 22, 2 2 22, 2 3 23, 2 3 23. Next is chromium. आप लोगों को 11th में भी पढ़ाया गया था, क्रोमियम हैज समवॉट एक्सेप्शनल इन केस. व्हाई? डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अगर क्रोमियम को इसी तरह देखने जाए तो क्रोमियम इज 24, तो दैट इज आर्गन कोर 4s2 3d4 होना चाहिए. सो 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन. 1 electron from here to here jump. What we get? We get 4s1 and 3d5. So argon core 4s1 3d5. Perfect. So ये यहां से यहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? Just because of energy level difference is 3d and 4s is negligible. 4s and 3d के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही निग्लिजिबल है. इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे चला गया and we get half-filled d orbital. So extra stability takes place in case of half-filled electronic configuration, and due to this chromium has argon core 4s1 3d5 electronic configuration. In case of Mn, argon core 4s2 3d5. once again half-filled electronic configuration. यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. So this is all about your 21 to 25. Scandium, titanium, vanadium, chromium and manganese. Next we moved on to this 26, iron. So iron 26, argon core 4s2 3d6, 2 6 26, iron number 26, that is 4s2 and 3d6. Next argon core 4s2 3d7, that is cobalt 27 2 7 27. So 4s में 2 इलेक्ट्रॉन and 3d7, 7d में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. Next is nickel, argon core 4s2 3d8. So here in case 4s2 and 3d8. Once again exceptional cases, that is called as copper. Copper 2 9 29. So उसी हिसाब से देखने जाओगे तो 4s2 3d9. So this is 4s2 and this is 3d9. Once again D and 4s, 3d and 4s के बीच का एनर्जी लेवल गैप बहुत ही कम है. इसीलिए अगर जो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे चला जाए तो ये बन जाएगा 3d10. So this becomes fulfilled electronic configuration and fulfilled having extra stability. So that's why copper has electronic configuration is 4s1 3d10, just because of extra stability of fulfilled electronic configuration. And last is Zn, argon core 4s2 3d10, 4s में 2 and d10. So this is all about your electronic configuration of 3D elements. अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों एक पूरा सेशन हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के पीछे रख रहे हैं? जस्ट बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अच्छे से पता चल गया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर इजीली सॉल्व हो जाएंगे. एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अभी लास्ट में ही हमने Zn देखा, तो Zn के केस के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, Zn+2 सॉल्ट्स आर कलरलेस इन नेचर. अब Zn+2, माय फ्रेंड्स, Zn इज आर्गन कोर 4s2 3d10. जैसे ही Zn+2 आपके दिमाग में आएगा, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इन दिस साइड? 3d10. 3d10 इज फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम d10 एंड ड्यू टू दिस Zn+2 ऑल सॉल्ट्स आर कलरलेस. बेसिकली कलर किससे मिलेगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन से. द स्पीशीज हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन, वही आपको कलर देगा. जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, कलर इंटेंसिटी ज्यादा होगी. सो
दैट्स वाई वी हैव टू डिस्कस कि Zn+2 में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसलिए Zn+2 के सारे सॉल्ट जो है वो कलरलेस है। पता चल रहा है? नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम+3, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था? फर्स्ट एलिमेंट दैट इज आर्गन कोर 4s2 3d1। स्कैंडियम+3 जैसे ही +3 कर लोगे क्या बाकी बचेगा? ओनली आर्गन कोर। So basically in this case you can say that when you have scandium+3, 3 electron removed from valence shell and we get noble gas configuration. So scandium all salts are colorless just because scandium+3 having argon configuration. Scandium के पास एक ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जनरली, दैट इज +1 एंड +3। +1 भी बहुत कम मिलता है देखने को, 99% केस के अंदर +3 ही मिलता है, जस्ट बिकॉज +3 निकल जाने पे वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम के +2, +3 एंड +4 ऑल द स्टेट अवेलेबल है। +2 एंड +4 आर प्रेफरेबल। +4 करते ही वो नियरेस्ट नोबल गैस में पहुंच जाएगा। अब क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम एंड मैंगनीज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, जस्ट बिकॉज मैंगनीज Mn+2 means 3d5, extra stability, half filled d orbital. बट Cr के केस के अंदर +2 करेंगे तो क्या होगा? Cr+2 माने आर्गन कोर 3d4. So basically Mn+2 is easily formed, but Cr+2 is not easily formed. Why? Just because एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम क्या हो जाएगी? आर्गन कोर 3d5. सो दिस इज क्रोमियम। क्रोमियम आर्गन कोर 3d5 4s1। जैसे Cr+ करेंगे दे रीच टू दिस 3d5। Cr+2 करने पे 3d5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट, बट Cr+3 इज फिजिबल। व्हाई? जस्ट बिकॉज हियर इन केस 3d3 जैसे ही आएगा, 3d3 means T2G3 Eg1. Once again 3d3 माने, so Cr+3 means T2G3 Eg0. So चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, D splits into 2 part, T2G and Eg. So जैसे ही Cr+3 होगा, that is T2G3 and Eg0 हो जाएगा। अब वही इक्वेशन को एक्सट्रापोलेट इसी के साथ कीजिए। Mn+2 is easily formed, but Cr+2 is easily not formed. Why? Just because Mn+2 करने के लिए 4s2 easily निकल जाएगा, we get half fill extra stability. But Cr+ करने के बाद Cr+2 के लिए D5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, which is really very difficult. दूसरा, Cr+3 is easily formed, but Mn+3 is not easily formed. अब Cr+3 के केस के अंदर क्या होगा? 3d4 है, मीन्स T2G3 Eg1 हो जाएगा। जो अगर Eg में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए इजीली तो वो बन जाएगा T2G3 Eg0, विच इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एंड ड्यू टू दिस Cr+2 से Cr+3 इजीली बन जाएगा। बट Mn+2 में से Mn+3 बनाना हो तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, वो कहां से निकलेगा? 3d5 में से। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d5, एंड ड्यू टू दिस Mn+3 इज रियली वेरी डिफिकल्ट। अब Mn और Fe का भी एक कॉम्बो हो सकता है, देखिए किस हिसाब से। Fe आर्गन कोर 3d6 4s2। हियर इन केस Fe+2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, व्हाट यू गेट 3d6। अगर जो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तो वो बन जाएगा Fe+3 एंड विच हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जस्ट बिकॉज d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज देयर, एंड ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से दैट Fe+3 के अंदर हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, Fe+2 के अंदर हाफ फिल +1 3d6 4s0 है। अब यही कंपैरिजन आप Mn के साथ भी कर सकते हो। Mn+3 is difficult, but Fe+3 is really very easy. Why? Same logic.
Mn+2 के बाद Mn पहुंच जाएगा 3d5 में। Mn+3 करने के लिए 3d5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। लाइकवाइज Fe+2 के बाद Fe पहुंच जाएगा 3d6 4s0 में। अगर एक इलेक्ट्रॉन Fe+2 निकाल देता है तो दे रिच Fe+3 मीन्स 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई है। किस हिसाब से, देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट इज म्यू is equal to under root n into n+2 Bohr magneton. This is the formula. If you want to find out a Bohr magneton, that is magnetic moment of any electron or any element, तो let's take example ऐसी स्पीशीज के जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है basically. So that is n is equal to 1. Now put this n is equal to 1 in above formula, that is under root n into n+2. So that is 1 into 1+2 is equal to under root 3. So if n is equal to 1, तो 1.73 Bohr magneton. So this is magnetic property. So आप magnetic property भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हो। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। कलरेशन प्रॉपर्टी भी मैंने पहले ही डिस्कस किया था। कलर का मतलब क्या होगा? When electron are in a ground state, get some amount of energy, goes to this ground state to the excited state. Excited state is highly unstable state. Come back to ground state by releasing delta E energy. अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी कलर इंटेंसिटी बढ़ेगी, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से कलर इंटेंसिटी का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी है। उसके बाद कैटालिटिकल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कैटालिटिकल प्रॉपर्टी बढ़ेगी। सो कैटालिटिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज सरफेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और बहुत सारे फैक्टर है। उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी भी पढ़ी जा सकती है। क्यों? क्योंकि यही सारे कंपोनेंट और यही सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी काम में आते हैं, दैट इज डेंसिटी। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा उसकी डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। सो ये भी कॉम्प्लेक्स भी इसी के एक पार्ट के अंदर आएगा। सो बहुत सारे और भी क्वेश्चन है। लेट्स टेक एग्जांपल कॉपर एंड Zn. कॉपर इज आर्गन कोर 4s1 3d10. सो कॉपर +1 करेंगे 3d10, बट कॉपर +2 करेंगे तो 10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। सो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। सो कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रियली वेरी हाई, इसीलिए वो कॉपर वायरिंग में यूज होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर कॉपर का यूज बढ़ता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस निकल एंड कोबाल्ट के लिए भी आएंगे। जैसे कोबाल्ट के केस के अंदर आपको मिल जाएगा 4s2 3d7 एंड निकल के अंदर मिलेगा 4s2 3d8। जितने जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे कलर इंटेंसिटी और बाकी सारी प्रॉपर्टी भी चेंज होती जाएगी। सो आप एक बार अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पढ़ लोगे सो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको इजीली पता चल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ ग्रुप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज 3D ग्रुप। स्कैंडियम से लेके Mn तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज ऑन योर स्क्रीन। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज 26 to 30, दैट इज आयरन से लेके जिंक तक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन फिर से फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर जाएंगे। वहां ईच एंड एवरी पैराग्राफ में आपको यही सुनने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आइदर हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, फुल फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।
Thank you.